हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो इस समय सीरीज चल रही है भारत के इतिहास को जानो, यानी कि इंडियन हिस्ट्री की जीके सीरीज। इस जीके सीरीज में आपके लिए दो फ़ायदे हैं यहाँ पर। एक तो एकेडमिक क्लासेस भी है हमारी 7th क्लास की, और दूसरे जो हम यूपीएससी, ट्रिपल एससी या आरओ एआरओ या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर अगर आपके सिलेबस में इतिहास दिया गया है तो आप इसको देख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। इसमें आपको बेसिक हिस्ट्री की सारी बातें समझाने की अच्छे से कोशिश की गई है, और ये हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक इतिहास तक लिए चलते हैं इस सीरीज को। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मराठा राज्य का उदय आज के इस वीडियो में हम आपको मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपीय का आगमन यहाँ तक आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ जैसा कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, अब तक की हमारी यात्रा में औरंगजेब तक हम पहुँच चुके हैं, यानी कि मुगल वंश में औरंगजेब। और औरंगजेब का शासन जो था 1705 ईस्वी तक रहा है, और 1705 ईस्वी में आपको पता होगा औरंगजेब को शिवाजी से संघर्ष हुआ था। इसमें बताया गया मराठों का जो सूर्य था, मराठों के जो सूर्य कहे जाते थे महाराज शिवाजी महाराज जी, तो इन्होंने भी औरंगजेब को बहुत अधिक परेशान किया। तो चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है हमारा पाठ 13। पाठ का नाम है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं PDEAF, एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर। PDAF जैसे PDF हम लोग जानते हैं, तो P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज और F से फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी। तो यह एक क्रम है। इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि पहले मराठा राज्य का उदय। देखिए, मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति विशेष या समूह का कार्य नहीं था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। इन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं, वरन दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतों में भी गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा और नेता मिल गया था। देखिए, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी महाराज का जो समय है वो सन 1627 से लेकर 1680 तक का समय था। 1627 और 1680, जैसे कि आपको पता होगा 1627 और 1680। देखिए, 27 में क्या था, आपका जहांगीर का शासन था, और 27 में इनका बचपन जन्म हुआ था शिवाजी का, और 27 जहांगीर के शासन के बाद 1658 तक चला है शाहजहाँ का शासन। शाहजहाँ के बाद 58 से लेकर 1705 तक आपके 1705 और ये 58, ये जो समय काल था वो किसका था? 1658 से ये औरंगजेब का समय काल था। और औरंगजेब के समय में ही शिवाजी युवावस्था में आकर के और अपने मराठा राज्य को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इनका जो सामना हुआ है वो औरंगजेब से ही हुआ है। अब क्या है मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले और पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। इनके पिता जो शाहजी भोंसले थे अहमदनगर के निजाम के यहाँ, बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व इनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों न बना लें। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने पुणे के आसपास के कई पहाड़ी किलों को जीता
और नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। अब आता है शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों द्वारा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया। आइए अब आगे की कहानी पढ़ें। देखिए, यह है रायगढ़ का दुर्ग, और ये सबसे पहले उन्होंने रायगढ़ का दुर्ग जीता। रायगढ़ का दुर्ग गढ़आला पर सिंगेला, ये एक आपको पता होगा, इनकी तानाजी जो उनके मित्र थे उनकी इसमें मौत हो गई थी इस युद्ध में। तो अब हम यहाँ पर देखिए चर्चा करते हैं अफजल खां। अफजल खां के बारे में। अफजल खां बहुत ही भारी भरकम शरीर का व्यक्ति था, और इसने क्या किया, जानता था शिवाजी जो है छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध किया करते थे, और इनको सामने लाने के लिए इसने संधि प्रस्ताव भेजा, और संधि प्रस्ताव भेज के उनको चुपके से मारने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यह है अफजल खां, भारी भरकम विशालकाय, और ये इनकी पालकी है। देखिए, अफजल खां अपने पहरेदारों के साथ पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने चल दिया। शिवाजी ने कहा, सेना मत लाना, डरपोक कहीं का। शिवाजी ने कहा था, सेना मत लेके आना। शिवाजी भी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने चल दिए। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, आओ बेटे मुझसे गले मिलो। बहुत भारी भरकम शरीर का था। अफजल ने शिवाजी गले लगाया और अपना खंजर शिवाजी को मारने के लिए उठा लिया। अरे, यह मुझे मारना चाहता है, ऐसा था। शिवाजी अफजल खां के इरादों से पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने अपने सर पे एक लोहे का टोप पहन रखा था, और इनके हाथों में, उंगलियों में बगनक था। तो अफजल खां ने क्या किया, इनको मिलते ही इनको गला इनको दबा करके मारने की कोशिश की। देखिए, खंजर से इन्हें वार करना चाहा, लेकिन शिवाजी पहले ही सर पे लोहे का टोप पहन करके गए थे, और इन्होंने अपने हाथों में लगे बगनखों से, देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अपने हाथों से लगे बगनखों से उसका सीना फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, और उस तलवार से शिवाजी पर वार तो किया, लेकिन वह वार में घाव थोड़ा ही हुआ, क्योंकि वह लोहे का कैप था, और उन्होंने झट से तलवार की छीन ली। और उनके जो पहरेदार थे वो भी सभी सैनिक थे, उनके हाथ ने बगनक से अफजल खां के पेट में खंजर झोंप दिया, और उसका पेट फाड़ के अफजल खां का अंत कर दिया। इस तरह शिवाजी ने अफजल खां को अपनी चालाकी और साहस से मार डाला। तो ये इनका पहली महत्वपूर्ण विजय थी। शिवाजी को नियंत्रण करने के लिए मुगल बादशाह सूबेदार ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया, और उसके बाद में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के पास भेजा। ये हमारे हिंदू राजा थे, राजपूत राजा, उनके दरबार में रहते थे। जयसिंह को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 में करनी पड़ी। इस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए। वहाँ शिवाजी स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया, और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी औरंगजेब की इस कैद से एक योजना बनाकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने 1670 में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा 1670 में हुआ इनका राज्याभिषेक हुआ, और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर यानी सूरत में स्थित से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे किनारे फैला हुआ था। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी एक कुशल सैनिक और योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया, और दक्षिण की राजनीति सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। इनके यहाँ अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी ने अपनी राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सिंह राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। जैसे कि आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी जो पिक्चर देखी थी, उसमें पेशवा बाजीराव जो पेशवा थे, बाजीराव बालाजी बाजीराव द्वितीय, तो उनकी ही ये कहानी है। देखिए यहाँ पर जो अष्टप्रधान बनाए गए थे मराठा राज्य में, इसमें आपको सबसे पहले आप देख रहे हैं पेशवा, इसको प्रधानमंत्री कहते थे, अमात्य और मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित और न्यायाधीश, तो ये 8 थे। इनको अष्टप्रधान कहा गया था। राज्य के संचालन के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। अगला है साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और
स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की, उन्हें नकद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत पृथ्वी भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के प्रमुख क्षेत्रों में चौथ और सरदेश मुखी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, चौथ सरदेश मुखी क्या था। देखिए, चौथ आय का चौथा हिस्सा, पड़ोसी जो राज्य थे उनको सुरक्षा देने के लिए एक कर वसूला जाता था, उसको चौथ बोलते थे, पड़ोस। और सरदेश मुखी आय का 10वां हिस्सा नामक वसूल करना प्रारंभ कर लिया। देखिए, अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से जो अपने राज्य की खर्च के लिए जो आय बढ़ानी थी, यहाँ पर आप हरे में देख रहे हैं, ये जो शिवाजी का मराठों का साम्राज्य था, ये सिंधिया, गायकवाड़, भरूच, होलकर, भोसले, दौलताबाद, ये आप देख रहे हैं, पेशवा, पूना गोपाल, पूना रायगढ़, ये आपका यहाँ था। तो ये आपके शिवाजी महाराज का साम्राज्य यहाँ पर दिखाया गया है। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा, जैसे सूरत पर बंदरगाह। शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिक रह सका। 18वीं शताब्दी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे, 18वीं शताब्दी तक। अब बात आती शिवाजी के उत्तराधिकारी की। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में पेशवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त, जैसा कि आपको पहले बताया था हमने, पेशवा या प्रधानमंत्री। शिवाजी के पौत्र शाहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। शाहू अकर्मण्य शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता व कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसके मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हुए हैं बालाजी बाजीराव। इलाकों पर पुनः अधिकार कर मुगलों का अधिकार हो गया। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठा ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों को लगातार गुरिल्ला या छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। शिवाजी का नाम आए और छापामार युद्ध का नाम ना हो या गुरिल्ला युद्ध का नाम ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। शिवाजी गुरिल्ला या छापामार युद्ध के लिए बहुत ही जाने जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास सेना अधिक नहीं है, तो हम सामने आमने लड़ाई न करके उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई थी युद्ध करने की, जिसको गुरिल्ला नीति कहते थे। वह थोड़ी भी संख्या में शस्त्रों पर अचानक टूट पड़ते थे और उन्हें हरा करके फिर तुरंत ही गायब हो जाते थे। इलाकों पर पुनः अधिकार कर लिया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गुरिल्ला और छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। छापामार युद्ध प्रणाली क्या थी? सेना की एक छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु के आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। इसका कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक सेना नहीं थी। उन्होंने छोटे छोटे सैनिक समूह बनाए थे और इसके बाद सेना को संगठित करना शुरू किया था। मराठा संगठन। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पौत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण और उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिलाजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हार राव होलकर और ग्वालियर के राणोजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था। इस समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया और जिसका मुखिया पेशवा था।
बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जिसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर और तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रोहिले, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1500 और कितना हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? एक मिनट। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसमें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर की जीत हुई। और यहाँ पर अकबर का जो युद्ध संरक्षक था वो था बैरम खां। अब आते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की तरफ। मराठों ने पंजाब पर जीत लिया था, पंजाब पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रोहने अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दालियों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। ये था पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठी अब्दाली की सेनाओं के बीच। ये 3 युद्ध हैं पानीपत के, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अब आते हैं आगे की ओर। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला। अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोट के मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर मिला। अब बात आती है 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध, अयोध्या वाला प्रदेश और दक्षिण आदि प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने कमजोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं और सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया। इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। मुगलों के पतन, मराठों की हार, छोटे छोटे राज्यों की आपस की लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी? आपको पता होगा, जहांगीर सबसे पहले जो था, जहांगीर ने ही भारत में व्यापारी करने की इजाज़त दी थी। इस समय तक कौन कौन सी कंपनियां भारत में आ चुकी थी भैया? कौन कौन सी? पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच। जिस समय हम यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसी समय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट उच्च वर्ग करोड़ों रुपए अस्त्र सामग्री बनाने और जुटाने में ही खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को मजबूत बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगवाना उचित समझा। जहां यूरोप में किताबें मुद्रालय में छपती थी, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थी। इसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसे हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था और लड़ाई के लिए नए नए हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे। देखिए, यह है मुद्रालय। मुद्रालय में किताबें छपना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन भारत में आज भी हाथ से ही लिखी जाती थी। बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था। भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों, भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्त्र निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। भारत के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता रहा।
मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कोई भी कारीगर चाहे जितना ही कुशल क्यों न रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके, जबकि भारत के कारीगर उस समय बहुत ही होशियार कारीगर माने जाते थे। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे तथा भारत में विदेशी यात्री व विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को शरण बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ भी उठाया। जो ये सब यूरोपीय शक्तियाँ थीं और उनके यहाँ देखिए कारखानों में तोप का निर्माण, यूरोपीय सैनिकों द्वारा बंदूकों का इस्तेमाल, यहाँ पर कारखाने में काम करते हुए लोग देखिए, और ये था विदेशी सुसंगठित व्यापारी बेड़े, इनको पाल बेड़े कहा जाता था। ये नावें थी, इन्हीं के द्वारा वह भारत या विदेशों की यात्रा किया करते थे। मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया था। इसी कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके। इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। मुगल शासक वर्ग ने इन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उनके तात्कालिक महत्व तथा विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी दूरगामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। यहाँ आप देख सकते हैं सूत काटने का कारखाना। यहाँ पर देखिए अब क्या है, मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल समान लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। सरदेशमुखी संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। आठ मंत्रियों की एक समिति, अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सहायता देने का कार्य करती थी।